हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 9। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्या सिद्धांत हैं? ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2006, 2009, 2011, 16, 17 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या भारत में सफल शैक्षिक प्रशासन हेतु आवश्यक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा शैक्षिक प्रशासन के नए प्रत्यय का विकास हुआ है। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के वैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2007, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रशासन में टेलर के वैज्ञानिक उपागम की चर्चा कीजिए। आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डीडी यूनिवर्सिटी में। या शैक्षिक प्रशासन के मानव संबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इस तरह से हम देखेंगे तो शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन या प्रशासन को सिद्धांतों पर आधारित होना परमावश्यक है। सिद्धांत शब्द दो शब्दों सिद्ध और अंत से बना, अर्थात ऐसे कोई विचार जिसे तर्क एवं अनुभव के आधार पर सिद्ध कर लिया गया सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत अत्यंत आवश्यक होते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो काफ़ी विस्तृत है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षण संस्थान, विद्यालय निर्माण, ये सारी क्रियाएं आती हैं, तो इसलिए इसका उद्देश्य भी विस्तृत होगा। सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी जा रही हैं। चलिए देखते हैं आगे। डेनियल ई ग्रिफिथ्स के अनुसार, ग्रिफिथ्स महोदय क्या कह रहे हैं? सिद्धांत आवश्यक रूप से पूर्व कल्पनाओं का एक पुंज होता है जिससे अनुभव आधारित नियमों की व्युत्पत्ति होती है। इनका कहना है कि जो सिद्धांत होते हैं वो पहले के अनुभव के एक पुंज होते हैं और उस अनुभव के आधार पर ही नियमों की उत्पत्ति होती है। पीटर मैन के अनुसार क्या तथ्यों तथा उनके निष्कर्षों को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने को सिद्धांत कहते हैं। जो तथ्य होते हैं, उनके जो निष्कर्ष होते हैं, उनको अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने को सिद्धांत कहते हैं। हर्बर्ट बेक के अनुसार कहते हैं सिद्धांत पूर्व कल्पनाओं का समूह है। इस प्रकार सिद्धांत एक बृहत पूर्व कल्पित नियमों का ही एक समूह है। यहाँ पर हर्बर्ट बेक कह रहे हैं कि सिद्धांत पूर्व कल्पना का समूह, पहले की जो कल्पनाएं रहती हैं, पहले से लोग कल्पना करते हैं यहाँ पे, और यह एक प्रकार सिद्धांत एक बृहत पूर्व काल्पनिक नियमों का ही एक समूह है। और जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो पहले से ही कल्पित होते हैं या पहले से ही इमेजिन किए होते हैं। कार्ल लिंगर के अनुसार हम देखते हैं सिद्धांत से संबंधित तथ्यों का योग है जिसके आधार पर किसी घटना चक्र के संबंध में क्रमबद्ध दृश्य उपस्थित हो सकता है तथा उस घटना चक्र के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ पर जो सिद्धांत होते हैं, इनका कहना है सहसंबंधित तथ्य होते हैं जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी घटना चक्र के संबंध में क्रमबद्ध दृश्य उपस्थित हो सकता है, और जिसके आधार पर क्या होता है कि एक क्रमबद्ध दृश्य उपस्थित होगा तथा उस घटना के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। और इस तरह से जो क्रमबद्ध दृश्य उत्पन्न होगा उससे ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। गुड एंड हैट के अनुसार देखते हैं, वे एक वैज्ञानिक के लिए तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने अथवा इन्हें किसी अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के कार्य को ही सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुड एंड हैट के अनुसार हम देख रहे हैं कि एक वैज्ञानिक के लिए, जो भी वैज्ञानिक होते हैं, तथ्यों के पारस्परिक संबंध
स्थापित करने तथा उन्हें किसी अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने को ही जो भी कार्य होते उसमें सिद्धांत कहते हैं। उसको उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि घटनाक्रम के संबंध में क्रमबद्ध दृश्य उपस्थित होता है और उस घटनाक्रम के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। शैक्षिक प्रशासन में संगठन से संबंधित मांगों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों का विकास किया जाता है। और संक्षेप में शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी और कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पे हमने देखा। अब हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। तो नंबर 1 है शास्त्रीय सिद्धांत या प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि संगठन एक इमारत है और सिद्धांत उसकी वास्तुकला है। प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही होता है। यहाँ पर जो भी संगठन बनते हैं, अलग अलग संगठन, वो एक इमारत है और जो उसमें वास्तुकला होती है वो एक सिद्धांत है। प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही होता है। जो भी संगठन होते हैं या जो इमारत होती है उसकी जो वास्तुकला होती है, एक तरह से उसके जो सिद्धांत होते हैं सिद्धांतों को के ही आधार पर होती है। इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हेनरी फ्योल का रहा है। हेनरी फ्योल शास्त्रीय सिद्धांत या एक तरह से हम कह सकते हैं प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत। तो ये है हेनरी फ्योल से संबंधित। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा यह है कि हेनरी फ्योल के अनुसार देखते हैं कि प्रशासन एक प्रक्रिया है। प्रशासन क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे एक प्रशासक पूर्व निश्चित प्रशासनिक अंगों के कुशल संपादन द्वारा प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी फ्योल को प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जनक माना जाता है। प्रशासन प्रक्रिया के सिद्धांत के जनक कौन है? हेनरी फ्योल, जो कि एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में लूथर गुलिक, L.F. डार्विक हैं, J.D. मूने, G.V. सीयर्स और टीड रसेल ग्रेग आदि विद्वान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये जो सिद्धांत है इसको आगे बढ़ाने में बहुत सारे विद्वानों ने अपना योगदान दिया, जिसमें लूथर गुलिक हैं, L.F. डार्विक हैं, J.D. मूने हैं, G.V. सीयर्स है, टीड हैं, रसेल ग्रेग आदि विद्वान हैं। इनमें कुछ विद्वानों ने सामान्य प्रशासन का उल्लेख किया। प्रस्तुत सिद्धांत के अंतर्गत उन्हीं कार्यों तथा सुझावों को सम्मिलित किया गया। प्रशासन प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए अनेक विद्वान प्रयत्नशील रहे हैं। इस संबंध में हेनरी फ्योल ने प्रशासन के 5 कार्यों नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण को विस्तार करते हुए 14 सिद्धांत बताए। यहाँ पर हम देखेंगे जो हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने प्रशासन के 5 कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो ये सारे जो इनके कार्य हैं, इन्हीं कार्यों को और विस्तार में इन्होंने 14 सिद्धांत बताए, जिसमें कार्य विभाजन, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित, पारिश्रमिक केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, पद सोपान व्यवस्था, समता, स्थिर कार्यालय, पहल, सहयोग की भावना, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रशासन प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए फ्योल ने सिद्धांत को आवश्यक माना। इस तरह से जो इन्होंने 14 सिद्धांतों का विस्तार किया, ये सारे सिद्धांत उन्होंने प्रशासन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक माना है। नंबर 2 हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1910 में लुई ब्रेंडिस द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसकी अवधारणा में लाया गया था? ये थे 1910 में लुई ब्रेंडिस द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। फ्रेडरिक टेलर इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए। इसको किसने इनकी अवधारणा को रखा था? इनकी अवधारणा को रखा था लुई ब्रेंडिस ने, और व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किसने किया? फ्रेडरिक टेलर ने। और कहा कि प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो निश्चित नियमों, विधियों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। तो टेलर हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। कच ने सिद्धांत को मशीन सिद्धांत के नाम से पुकारा। इस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य के
मनुष्य को मशीन के समान स्वीकार किया गया। और कच ने इस सिद्धांत को क्या कहा? मशीन सिद्धांत। तो इस तरह से जो मनुष्य है मशीन के समान स्वीकार किया गया उसे। जिस प्रकार मशीन को चलाने में कुछ क्रिया करनी पड़ती है और उसे नियंत्रण रखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार शैक्षिक प्रशासन में व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देना पड़ता है। कार्य ठीक ढंग से संचालित हो इसके लिए कुछ सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नियम का भी पालन करना पड़ता है। टेलर की भांति मार्च तथा साइमन ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को शारीरिक विज्ञान सिद्धांत कहा। यहाँ पर जो टेलर है इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो एक मशीन के समान है, लेकिन मार्च और साइन ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को शारीरिक विज्ञान सिद्धांत के रूप में इन्होंने लिया। नंबर तीसरा हम देखते हैं लूथर गुलिकन लेडल उर्विक का सिद्धांत। यहाँ पर हम देखते हैं आगे ये था आपका नंबर तीसरा था सिद्धांत लूथर गुलिक एवं लेडर उर्विक का सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादक लूथर गुलिक एवं उर्विक ने 1937 में किया था। 1937 में लूथर गुलिक ने और उर्विक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लूथर गुलिक ने अपने इस सिद्धांत में प्रशासन प्रक्रिया संबंधी कार्यों का विश्लेषण किया। गुलिक ने प्रशासन प्रक्रिया के सिद्धांत को पोस्टकार्ब POSDCORB शब्द में समाविष्ट किया, जिसका एक एक अक्षर विशेष कार्य का उल्लेख करता है। यहाँ पे P का क्या मतलब था? प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, S का स्टफिंग और D का डायरेक्टिंग, C का कोऑर्डिनेटिंग और R का रिपोर्टिंग और B का बजटिंग। तो इस तरह से हम देखेंगे कि योजना बनाना, संगठन करना, नियुक्त करना, निर्देश देना, समन्वय करना, आलेख रिपोर्ट तैयार करना और बजट बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर लूथर गुलिक ने इस 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इसी प्रक्रिया को आधार मानकर इन्होंने 10 सिद्धांत बनाए। नंबर 1 था कार्य विभाजन, सोद्देश्य, समन्वय, विकेंद्रीकरण, लाइन एवं स्टाफ, नियंत्रण क्षेत्र, पद, सोपान एवं समन्वय, समितियों में समन्वय, आदेश की एकता। नंबर 8 है प्रत्यायोजना। नंबर 9 था यहाँ पे नियंत्रण क्षेत्र था। नंबर 10 है विभागीय संगठनों के आधार। तो इस तरह से उन्होंने 10 सिद्धांत दिए अपने किसके आधार? पोस्ट कोर के आधार पर। नंबर 4 हम देखते हैं प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर तथा मॉर्टन ने किया था। मैक्स वेबर ने इस सिद्धांत पर बल दिया कि किसी संगठन के लक्ष्यों के उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी संगठन के लक्ष्यों के उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। मतलब एक तरह से कि जिस तरह से एक नौकर कार्य करता है अपने मालिक के लिए, उसी तरह से वो जो संगठन है वो प्रशासनिक चीज़ों के लिए कार्य करेगा। यहाँ पर क्या है? शैक्षिक प्रशासन और शिक्षण, यानी कि शिक्षण संस्थान जो एक नौकर की तरह अपने सारे कार्य जो कि शैक्षिक प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं उसके अंतर्गत करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तर्क संगत व्यवहार पर आधारित संरचना है। जो नौकरशाही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज ए यहाँ पर नौकरों की तरह ट्रीट है, बल्कि यहाँ पर एक तर्क संगत आधारित संरचना है कि जिस तरह से एक मालिक की आज्ञा नौकर मानता है बल्कि उसे उसका सम्मान भी करता है, एक ऐसा ही संगठन होना चाहिए, एक ऐसा ही कह सकते हैं व्यवहार होना चाहिए, एक ऐसा ही संबंध होना चाहिए। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन में एक तर्कपूर्ण व्यवस्था मानते हुए इसे संस्थागत मानव व्यवहार में वैज्ञानिकता लाने का साधन माना है। तो इस तरह से व्यवस्था भी हो और इसमें वैज्ञानिकता भी आए। नौकरशाही से तात्पर्य संपूर्ण संगठन में तर्कसंगत व्यवहार का इस प्रकार व्याप्त किया जाए कि प्रत्येक बिंदु पर मानवीय क्रियाएं
क्रियाकलापों का अधिकतम कार्यकुशलता के साथ नियंत्रण किया जा सके तथा मानवीय क्रियाओं के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सके। यही कारण है कि सिद्धांत शैक्षिक प्रशासन में सबसे लोकप्रिय हुआ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह से एक मालिक और नौकर का संबंध होता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के कार्य कह सकते हैं, जो नौकर है वो अपने मालिक के कार्यों को मन लगा के करता है और अच्छे ढंग से करता है, और जो एक मालिक होता है वो अपने स्नेह और प्यार से अपने जो भी नौकर हैं उनकी देखभाल भी करता है, उनके ज़रूरतों की पूर्ति करता है। तो कहीं ना कहीं एक संबंध दोनों में स्थापित होता है। सेम यही संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। चूँकि आधुनिक समय में संगठन का तंत्र अत्यंत जटिल माना जाता है, इसलिए मैक्स वेबर की मान्यता है कि इस जटिल संगठन तंत्र का सफल संचालन नौकरशाही सिद्धांत के द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 5 हम देखें जेवी सीयर्स प्रशासन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 ईस्वी में अपनी पुस्तक में जेवी सीयर्स महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रशासनिक कार्यों का जन्म होता है, उसी प्रकृति के अनुसार उसे दिशा निर्देश भी प्राप्त होते हैं। जेवी सीयर्स ने प्रशासन की प्रक्रिया के लिए योजना, व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण 5 तत्व आवश्यक बताए। यहाँ पर हम देखेंगे कि जेवी सीयर्स महोदय ने कहा कि जो जैसे प्रशासनिक कार्य होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसे प्रशासनिक क्षेत्र की प्रकृति हो जाती है, और उसमें जो प्रशासन की प्रक्रिया के लिए योजना, व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण 5 तत्व आवश्यक बतलाया। सीयर्स ने प्रशासन के 2 भाग बताए, पहला सत्ता केंद्रित प्रशासन और दूसरा आवश्यकता केंद्रित प्रशासन। किस तरह से सत्ता रहेगी उस तरह से प्रशासन होगा, और दूसरा उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्रशासन होगा। सत्ता केंद्रित प्रशासन में प्रशासक संस्था, संगठन तथा निर्देशन संबंधी सभी कार्य अपना सत्ता एवं अधिकार के आधार पर करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं और आवश्यकता केंद्र जो प्रशासन होता है, प्रशासन में प्रशासक संगठन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सत्ता केंद्रित थी उसमें जो भी सत्ता से संबंधित जैसे प्रशासक संस्था और संगठन तथा निर्देशन सभी संबंधित कार्य अधिकार के आधार पर करता है सत्ता संबंधित कार्य में। लेकिन जो आपके आवश्यकता केंद्रीय प्रशासन में प्रशासक संगठन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है तथा उसका निरीक्षण भी करता है। इसके बाद प्रशासक यह निश्चित करता है कि वह संगठन का नियोजन एवं संचालन किस प्रकार करे। इस प्रकार प्रशासन सिद्धांत का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 है ग्रेग तथा कैंपबेल का सिद्धांत। ग्रेग तथा कैंपबेल के सिद्धांत को प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रशासनिक कार्य के 7 अंग बताए। यहाँ पर जो प्रशासनिक सिद्धांत है उसके लिए प्रशासन को किस तरह से संगठित रखा जाए उसके लिए उन्होंने 7 सिद्धांत बताए। निर्णय का निर्माण करना, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत शैक्षिक संगठन या शैक्षिक संस्थाएं या फिर ऐसे संगठन आते हैं जिसको चलाने के लिए निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। तो निर्णय का निर्माण करना या योजना बनाना, व्यवस्था करना, संप्रेषण करना, प्रभावित करना, समन्वय करना, मूल्यांकन करना, ये सारे 7 अंग आते हैं। सही निर्णय भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी संस्था को चलाने, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए, और योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। व्यवस्था करना, जो भी वहाँ पे कमियां हैं, संप्रेषण, दोनों के बीच कम्युनिकेशन, बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। जो भी इस तरह से जो भी वहाँ पे कमियां होंगी वो पता चल पाएंगी, और एक दूसरे को प्रभावित करना जिससे कि कार्य अच्छे ढंग से हो। प्रभावित करने के लिए नियमित और योजनाबद्ध होना पड़ेगा। समन्वय करना और मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के ये नहीं पता चलता कि कितने कार्य सही ढंग से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नंबर 7 हम देखते हैं सामाजिक एवं तकनीकी प्रणाली सिद्धांत। इस सिद्धांत में मानव के सामाजिक एवं तकनीकी संबंध पर ध्यान आकर्षित किया गया है, अर्थात मानव के सामाजिक जीवन के क्रियाकलापों और तकनीकी क्रियाकलापों में घनिष्ठ संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी संगठन में कोई व्यक्ति तकनीकी प्रयोग करने में अत्यंत कुशल है तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों में उत्तम होना चाहिए और संगठन के प्रशासकों द्वारा भी प्रतिष्ठित व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं सामाजिक एवं तकनीकी प्रणाली सिद्धांत। यहाँ पर जो भी
शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं या उनमें जो तकनीकी संबंध एक तरह से उनके अंदर जो भी स्किलफुल एक तरह से कह सकते हैं होना चाहिए कि जिससे कि वो उस सिस्टम में, जिस सिस्टम में है उस सिस्टम को सही ढंग से चला सकें और सही ढंग से व्यवस्था कर सकें। तो इस तरह से उनके पास तकनीकों का ज्ञान होना भी परम आवश्यक होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को तकनीकी कुशलता के साथ सामाजिक कुशलता में भी दक्ष होना चाहिए। मानव संबंधी सिद्धांत क्या कहते हैं? सिद्धांत का विकास शास्त्रीय सिद्धांत के कमियों के विरुद्ध 1930 में हुआ था। जो भी शास्त्रीय सिद्धांत में कमियां थी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मानव संबंधी सिद्धांत का विकास किया गया था। चूंकि शास्त्रीय सिद्धांत के विचारकों ने केवल यांत्रिक पक्ष पर बल दिया और संगठन में मानव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों की उपेक्षा की। केवल यांत्रिक पक्ष पर ध्यान देना, बल्कि क्योंकि यंत्रों को चलाने के लिए तो मनुष्य की आवश्यकता है, तो इस तरह से मनुष्य जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य के खुद के स्किल हैं या जो उनकी खुद की वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मानव के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों की उपेक्षा की गई थी। शास्त्रीय सिद्धांत की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही मानव संबंधी सिद्धांत का जन्म हुआ। एल्टन मेयो के मानव संबंधी सिद्धांत का जनक माना जाता है। जो एल्टन मेयो हैं ये मानव संबंधी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। मानव संबंधी सिद्धांत की मूल परिकल्पना यह है कि व्यक्ति के तौर पर श्रमिक और उसके कार्य समूह के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मानव संबंधी सिद्धांत वो क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के तौर पर एक व्यक्ति है और वो श्रमिक भी है और उसके कार्य समूह के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो भी पक्ष हैं उसको महत्व देना चाहिए। यह सिद्धांत लोगों को और उसकी प्रेरणाओं पर बल देता है। जो भी व्यक्ति हैं और उनकी जो भी प्रेरणाएं हैं उसको और अधिक गहरा बनाने के लिए इस तरह से कह सकते हैं और अधिक अमिट बनाने पर बल देता है। सिद्धांत के अंतर्गत अनेक नियमों, विशिष्ट क्रिया संबंधी नियम, चयन तथा प्रोन्नति का नियम, पक्षपात रहित व्यवहार का नियम, कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य संबंधी नियम को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मानव संबंधित जो भी नियम थे एक तरह से कह सकते हैं उनके अंदर जो भी क्वालिटी होती थी, चाहे वो विशिष्ट तरह कोई भी क्वालिटी है या फिर व्यक्ति के चयन की बात हो या फिर उनके प्रोन्नति यानी कि उनके प्रमोशन की बात हो, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए और कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य संबंधी कुछ नियम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन सारे वीडियोज़ की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है और साथ ही आपके जितने भी कंपलसरी पेपर हैं उनकी भी लिंक होती है। तो अगर कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।